सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनसे मिशन मुलाकात, उनकी रिहाई का मिशन और फिर हर चौक डी चौक तहरीक को आगे बढ़ाने का जो मामला है, उसके ऊपर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा और ओहदेदारों की जानिब से तमाम तर टामक टोइयों उथलाइंदो पुथलाइंदो अपनी तरह के हर तरह के जवाब घड़े जाने के बावजूद इस मूव को एलिवेशन की जानिब बढ़ने से नहीं यह हुकूमत रोक पा रही है। एक तरफ वैसे ही 13 और 14 अगस्त का जो मामला है, उसको लेकर बड़ी गाड़ियों का दाखिला जुड़वा शहरों के अंदर ममनू है। जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बिग टैग्स ट्रांसपोर्ट करने वाले मुसाफिरों को खास तौर के ऊपर उन्होंने छुट्टी कर रखी है। बहुत सारे मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं, जगह जगह नाके लगाए हुए हैं। इन सब के बावजूद सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आज पेशावर से अडियाला पहुंचे हैं। वो क्या कहते हैं, टाइगर्स की बड़ी तादाद जो अडियाला के अतराफ में मौजूद है वो क्या कहती है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। शहर इक़्तिदार में एक सोच पाई जाती है, वो सोच क्या है उसको आश्कार करना है। पिंकी कुछ दिन पहले ड्रग डील्स के अंदर पकड़ी गई थी, उसके कई केसेस में उसको बरी कर दिया गया, ये क्या कहानी है वो भी शेयर करनी है। पंजाब के अंदर हाईटेक रेस्क्यू सिस्टम कहां खो गया उसकी कहानी, जस्टिस बाबर सत्तार मामला कहां तक पहुंचा है, और साथ साथ ताबिश हाशमी और शोएब अख्तर के दरमियान क्या नोक झोंक हुई खान साहब को लेकर, वो कहानी। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है, आपको पता है कैसे करना है। डिसेंट वे में करना है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर कर दीजिएगा, बस ओ करना है, बस इससे आपका काम हो जाएगा। वैसे बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काकरोच शाकरोच बनने की ज़रूरत नहीं है। चुपके से ये काम करें, बेहतरीन आपको नेशन कहा जाएगा, जापानियों का फॉलोअर, आप मज़े करें। इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है ना हम पाकिस्तानियों के पास। इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ ये है जिसको पाकिस्तान के अवाम माइंड कर रहे थे कि आफरीदी साहब जो है वो काफ़ी दिनों से अडियाला के बाहर नहीं है। चलें, बहनें हर मंगल को पहुंच जाती हैं एहतजाज करने के लिए, धरना दे देती हैं, बैठी रहती हैं, 200-400 कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो मूवमेंट की एलिवेशन है वो उस लेवल पे नहीं हो पाती जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। तो आज जुमेरात है और इससे मुताल्लिक ऑलरेडी सुहेल आफरीदी साहब ने कॉमेंट कर दिया था कि अगर जुमेरात को खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती या किसी का उनसे रब्ता नहीं कराया जाता या अंदर से बाहर कोई पैगाम नहीं पहुंचाया जाता किसी क्रेडिबल सोर्स के जरिए, तब तक वो यहां से नहीं उठेंगे और हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। अब पता नहीं ये हर चौक डी चौक बना देने वाली बात का नतीजा है या क्या है। मेरा अभी गुजर हुआ जीटी रोड पर 26 नंबर से, वहां से होते हुए फैजाबाद, ये सारे के सारा इलाका बंद। मैं हैरान रह गया, पता नहीं क्या हुआ है, कंटेनर्स जगह जगह पे रखे हुए हैं। कुछ तो ज़ाहिर है डेलीगेट्स की मूवमेंट होगी 14 अगस्त को लेकर, उस हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, लेकिन ये जो हैवी ट्रैफिक है खास तौर के ऊपर ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े टैग्स जैसे डाइवो है, फैसल मूवर्स है, मैं नाम ले देता हूँ, इनको मोटरवे पर जो है ना इनका दाखिला बंद किया हुआ है। उनके अपने ऑफिशियल्स के मुताबिक लोग अब ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ये मसला, ये 2 दिन कितना मुश्किल गुजरेगी लोगों के ऊपर वो अलग बात है। क्या ये किसी मुमकिन एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए कदम उठाया गया है या मामला कुछ और है, या फिर ये रूटीन प्रैक्टिस है 13-14 को लेकर, मुझे नहीं पता। लेकिन जितना मैं देख कर आया हूँ बड़ा अफसोसनाक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बड़ी मुश्किलात से दो चार हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर सुहेल आफरीदी साहब का यह कहना कि अगर आज मुलाकात नहीं कराई जाती, आज रात 10 बजे तक, वो कहते हैं कि हम मुलाकात के वक्त का इंतजार करेंगे। बाकी तमाम MNAs, MPAs और दौरान पार्टी तंजीमों को 10 बजे की तैयारी करने की हिदायत दे दी है। जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, इनका इरादा ही नहीं लगता कि आज हमारी मुलाकात करवाएंगे। इसलिए आज रात मैं अपने कारकुनान को कॉल देता हूं कि हर चौक को डी चौक बना दें, पाकिस्तान और पाकिस्तान का झंडा साथ रखें। हालात से लग रहा है कि आज भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। रात 10 बजे मुल्क भर में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। तमाम कारकुनान रात 10 बजे पाकिस्तान और PTI परचम लेकर चौक चौराहों में निकलें। पूरे पाकिस्तान को जिद और अना में तबाही की जानिब ले जाया जा रहा है। निज़ाम तबाह हो चुका है, इस निज़ाम को लाने वाले इस निज़ाम की तबाही के जिम्मेदार हैं। तो मुलाकात का दिन है। इस मुलाकात के दिन ये जो कंटेनर्स आए हैं, जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं, पुलिस, पंजाब पुलिस इस्लामाबाद के अंदर बड़ी जगहों के ऊपर हमने देखी है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक तो डेलीगेशन के जो आमद का प्रेशर है उसको लेकर सिक्योरिटी सख्त, दूसरी जानिब
شاید سہیل آفریدی صاحب نے یہ کال دے رکھی ہے اس کا معاملہ, تیسری جانب شاید کوئی اور احتجاجی ریلی لے کر آنا چاہتا ہو تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیض آباد اور 26 نمبر ان دونوں کا بھی تقریباً ناطقہ بند ہے, شدید یعنی ہیوی ٹریفک جام ہے آلٹرنیٹ روٹس دیے جانے کے باوجود. لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے. رات 10 بجے کی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ رات 10 بجے والے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن ابھی تک کی یہی تھی. لیکن ایک اور سچویشن جو ہے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر کوئی مخصوص سوچ پائی جاتی ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ اول تو زرداری صاحب جو ہے وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. کیسا؟ یعنی زرداری صاحب ان کی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایملگمیٹ بنا کر اس حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے. اول تو ایسا ہونے نہیں دیں گے. اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پاکستان پیپلز پی ٹی آئی تو آلریڈی بھگت رہی ہے نا, پیپلز پارٹی بھی نتائج کے لیے تیار رہے. تو پیپلز پارٹی از ایبسلیوٹلی ان ہاٹ واٹرز. جو ابھی تک کی سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو اور جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے, کہیں ان کے ہاں یہ سینس پریویل کر رہی ہے کہ جتنے جھٹکے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹیز نے برداشت کر لیے, اس سے زیادہ کیے تو ہمارا نام بھی لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو شاید کہیں ان کا جو ہے وہ تعلق جو بنا ہوا ہے, جو واقعتاً ایک غیر شرعی تعلق ہے, غیر شرعی نکاح کی بات کی جاتی ہے, وہ ٹوٹنے کے در پہ ہے. لیٹس سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. لیکن نظام کس طرح کا ہے ہمارا, دو ایسی سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کے بعد آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہم ایک ایسے نظام میں رہ رہے ہیں جہاں پر طاقتور جو ہے وہ مکڑی کا جالا, قانونی شکنجا جس کو کہتے ہیں, اس کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے. اب یہ پنکی ملزمہ کا نام ہے انمول عرف پنکی, کراچی کی عدالت نے منشیات کے مقدمات میں گرفتار اس بندی کو 3 مقدمات میں بری کر دیا. جی اب آپ اندازہ جس تیزی کے ساتھ, جس سپیڈ کے ساتھ ان کو پکڑا گیا اور جس سپیڈ کے ساتھ ان کو ہیروئن بنایا گیا, ہیروئن بیچنے والی شخصیت کو ہیروئن بنایا گیا, اور جس سپیڈ کے ساتھ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کی یہ زینت بنتی رہی, 3 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے. انمول عرف پنکی کے خلاف 2020 میں, 2021 میں اور 2022 میں گزری تھانے میں, گزری کراچی کا ایک علاقہ ہے, گزری تھانے میں مقدمات درج کیے گئے. ملزمہ پنکی مقدمات میں مفرور تھیں, ایبسکونڈر تھیں. مقدمے میں 2 ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں. ملزمہ کو شریک ملزمان کے بیانات پر مقدمے میں شامل کیا گیا تھا, اب ان کو بھی بری کر دیا گیا. یہ ہے ہمارا نظام قانون اور انصاف. اور غریب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک واقعہ پیش آیا کوٹ ادو کے اندر, اور کوٹ ادو کے جو مقامی صحافی ہیں نا وہ اس کے اوپر رپورٹ کرے. سنیے گا واقعہ کیا تھا. ایک رکشہ گرا, رکشے میں بچے تھے, کہاں گرا؟ نہر کے اندر گرا. رکشے میں بچے تھے اور 2-3 گاڑیوں کا تصادم ہوا, 15 خواتین بھی اس میں شامل تھیں. کیا ہوا ہے آگے سنیے گا. جی کوٹ ادو کے مقامی صحافیوں کے مطابق لوڈر رکشہ نہر میں گرنے کے واقعے میں جدید ٹیکنالوجی اور ماہر ٹیموں کے استعمال میں مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے. 3 روز بعد بھی 3 بچے لاپتہ ہیں اور اب تک 15 خواتین اور بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں اس واقعے کے اندر. اور ثانیہ کے صرف 3 دن بعد ماہر ٹیمیں پہنچے. ثانیہ ہو گیا, ریسکیو نہیں ہو سکے, 3 دن گزر گئے, ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی ہیں. 3 دن بعد ماہر ٹیمیں پہنچی ہیں. اور حکومت اور میڈیا کی طرف سے, حکومت نے تو جو حرکت کی کہ ان کے پاس وہ بندوبست ہی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی سچویشن میں پھنس جائے تو اس کو نکالنے کا بندوبست ہی نہیں ہے. اگر ہوگا تو بڑے شہروں میں ہوگا, چھوٹے شہروں میں نہیں ہے. وہ 3 دن بعد ٹیمیں پہنچی ہیں اور میڈیا کی بھی مجرمانہ غفلت یہ ہے کہ یہ خبر تک نہیں آنے دی. یہ ہمارے صحافی دوست ہیں محمد عمیر, انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے. یہ ہمارے ہاں نظام ہے, یعنی شدید طاقتور کیسے نکلتا ہے اور شدید غریب کیسے پھنستا ہے, یہ ہمارا نظام ہے. اور اس آزادی کے مطلب موقع کے اوپر, جشن آزادی کے موقع کے اوپر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے کہ طاقتور کتنا طاقتور ہے, غریب کتنا غریب ہے. طاقتور کی لڑائی کرسی کے لیے, غریب کی لڑائی روٹی کے لیے. بیچ والی جو مڈل کلاس تھی وہ ٹیکس بھرتے بھرتے فارغ ہو گئی ہے. تو باقی آپ دیکھ لیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جنہوں نے نظام انصاف میں رہتے ہوئے انصاف بہم پہنچانا ہے, ان کی رہائش گاہوں کے اوپر لڑائی چل رہی ہے. جسٹس بابر ستار کی رہائش گاہ تھی اسلام آباد کے اندر, ان کی کوششیں نہیں رنگ لا سکیں. پشاور ہائی کورٹ کی کوششیں بھی رنگ نہ لا سکیں. سرکاری گھر تنازع میں رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد میں سرکاری گھر کو بالآخر خالی کر دیا. وہ رہائش اسلام آباد میں رکھنا چاہتے تھے اور ڈیلی بیسس کے اوپر پشاور جا کر وہاں پر ہیئرنگ کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو نہیں رکنے دیا گیا. ٹرانسفر کے بعد جسٹس بابر ستار نے پشاور میں گھر نہیں لیا, بلکہ اسلام آباد کا گھر ہی سرکاری گھر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے, 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ انہی ججز میں سے ایک تھے جنہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لیٹر لکھا تھا.
जिन्होंने चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा था, जिन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ये वही थे जिन्होंने कहा था कि मैं गलत फैसला नहीं दूंगा, दुरुस्त फैसला देने के लिए उन 5 जजेस के साथ खड़े थे। कौन कौन से जज थे मुझे अच्छी तरह याद है। जस्टिस जो है तारिक महमूद जहांगीरी थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जस्टिस समन रफत इम्तियाज थी, जस्टिस बाबर सत्तार थे और एक आध और जज साहब थे। तो उन तमाम जजेस साहिबान में से एक ये जज साहब थे जिन्हें खुद इंसाफ की तलाश है। ये हालात हैं, एक ऐसे मुल्क के अंदर हम रहते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा पिलर है आपका मीडिया। अभी डॉन न्यूज से मुतालिक हमारे दोस्त हैं सहाफी सनाउल्लाह खान, वो रिपोर्ट करते हैं कि एक बड़ा क्रेडिबल न्यूज टेलीविजन है। मैं खुद इसका हिस्सा रहा हूं कई साल तक कराची के अंदर, एंड आई वाज डूइंग द इन्वेस्टिगेटिव शो खबरदार के नाम से। इदारे की तबाही के जिम्मेदारों में से कोई फारिग नहीं हुआ, किसी एग्जेक्टिव को नहीं फारिग किया गया। मामूली तनख्वाह लेने वाले वर्कर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और इदारा जो है वो बंद होने के दरपे है, क्योंकि एड्स नहीं मिल रहे, या उनकी पॉलिसी ऐसी है, या वो सोशल या डिजिटल मीडिया से रेवेन्यू नहीं कमा रहा। ये हालात हैं, ये आपके तीसरे पिलर के हालात है। बाकी चौथे पिलर के 3 पिलर ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके हैं, और कोलैप्स हुए हुए मलबे के ऊपर अफसरशाही चल रही है। और जो मीडिया जिसे रिपोर्ट करना है वो ना कोट अद्दू का वाकया बताता है, ना अपने मुलाजमीन का निकाले जाना बताता है, ना उनकी नौकरियों की तबाही, ना उनको तनख्वाह ना मिलने का मामला। तो ये हालात है। तो इस सिस्टम में वो बंदा कामयाब है जिस बंदे ने अपना रोजगार खुद बना लिया है, वो कामयाब है। क्योंकि वहां जाते हैं तो बोल नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते तो कमा नहीं पाते, कमा नहीं पाते तो बेरोजगार होते हैं, और फिर वही ठिया लगाते हैं, बर्गर का आउटलेट लगाते हैं। इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज्यादा भी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा भी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये चेयरमैन के साथ किसान इत्तेहाद है खालिद बाट, वो कहते हैं वज़ीर आला पंजाब इस्तीफा दें, इनके 5 साल पूरे हुए तो किसान तबाह हो जाएगा। वज़ीर आला के आगे कोई वजीर बात नहीं कर सकता, यह निज़ाम है, ये आपका निज़ाम बच गया। शुएब अख्तर का भी मैं कमेंट शामिल करूंगा। वो कहते हैं, उनसे सवाल हुआ कि आपने कितनी विकेटें ली। वो कहते हैं, लोग कहते हैं मैंने 400 विकेटें नहीं ली, अगर इमरान खान मेरे कप्तान होते तो 400 से ऊपर कुछ बोलना चाह रहे थे। आगे ताबिश हाशमी बैठा था, उन्होंने कहा तो आप भी जेल में होते तो उसके ऊपर फिर वो कहते हैं चिरागों में रोशनी ना रही। तो ये वाला सीन बन गया जी शो के अंदर। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानी ऑनलाइन नजराना, फितराना, कुर्बानी, ज़कात और अब देग भी दे सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, पैसे भिजवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वोट नहीं डाल सकते। रज के बेशर्मों से वास्ता पड़ा यार। और मैं आपको सही बताऊं, आप नादरा से अपना शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बनवाने के लिए, रीन्यू कराने के लिए। आप ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए मिलियंस की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पूरा दिन यही चल रहा होता है। ऑनलाइन वोट नहीं दे सकते, ए फंस जान गए थे, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑनलाइन वोट नहीं देना जी, और खासतौर पर जेन जी को नहीं देने देना, उन्होंने जो काम पा देना है। तो ये प्रॉब्लम जो हम जिसको फेस करें, यही तो इमरान खान चाहता था कि ऑनलाइन हो जाए किसी तरह से, और 25 सिस्टम से हम बाहर निकलें। आज वही ठप्पा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, फिर मोहसिन नकवी साहब ने अगर ये ऐलान कर ही दिया है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं, ऑनलाइन नजराना, ऑनलाइन देखें, तो भाईजान ऑनलाइन फातिहा और ऑनलाइन तदफीन का भी इंतजाम कर दें, क्या फर्क पड़ता है, मुल्क तो वैसे ही ठप्पे पे चल रहा है, तो ये भी हो जाएगा। हामिद मीर साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल सुहेल आफरीदी ने दी है। पीटीआई ने चारों सूबों में कोशिश की है कि इस दफा लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को रजिस्टर किया। लॉन्ग, ठीक है जी। शहरियार सुहेल आफरीदी ने खुद खैबर एजेंसी में एक जलसे में खिताब करते हुए कहा कि पंजाब सबसे ज्यादा लोगों ने लॉन्ग मार्च के लिए खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करवाया है। 5 लाख के करीब लोग अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात है तो भाई सबसे ज्यादा पाकिस्तान में फॉलोअर्स ऑनलाइन इमरान खान साहब के ट्विटर के ऊपर हैं। मुशर्रफ के लाखों फॉलोअर्स थे फेसबुक के ऊपर, उनको किसी ने मिसगाइड किया, पाकिस्तान आजम का बड़ा इस्तकबाल होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कायद आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के ऊपर चंद 100 लोग भी नहीं थे उनको रिसीव करने वाले। तो ऑनलाइन रजिस्ट्री इज नॉट द ऑथेंटिसिटी और गारंटी कि आप लोग बाहर निकाल पाएंगे, या पीटीआई को सोचना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं अडियाला के बाहर जो इस वक्त चल रहा है, और ये भी बताइएगा कि ताबिश हाशमी ने जो कमेंट किया है शुएब अख्तर के बयान के ऊपर वो कैसा था। अस्सलाम वालेकुम।